आप सिविल सर्विस परीक्षा में अंतिम रूप से आप चयन हुए। कुछ प्रश्न हैं जो हमेशा अभ्यर्थियों के विद्यार्थियों के मन में रहते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो मुख्य प्रश्न ये रहता है कि जो हमारा मुख्य परीक्षा में मेंस जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें राइटिंग स्किल को कैसे हम लोग डेवलप करें और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि हमारा राइटिंग स्किल अच्छा हो। इस पर आप अपने विचार मुझे जरूर बताइए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन के लिए, शुभकामनाओं के लिए। देखिए, राइटिंग स्किल आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम 2 या 3 महीने के अंदर तैयार नहीं कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। 1 साल 1.5 साल जो हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक तो रेगुलर प्रैक्टिस हम करें। अगर रोज़ अगर क्वेश्चन हम लिख पाते हैं एक तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो रोज़ थोड़ा थोड़ा भी अगर हम जैसे नोट मेकिंग करेंगे, वह न्यूज़पेपर से हो या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल हम देख रहे हैं, इंटरनेट के जरिए जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको हम नोट करने की कोशिश करें, अपने हिसाब से उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। तो उससे फ़ायदा ये रहता है, पहला एक तो रेगुलर आपकी राइटिंग बनी रहती है, दूसरा आपको इतने सारे सोर्सेज में से क्या इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल एबिलिटी वो बढ़ती है आपकी। तीसरा आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है। चौथा आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ये सारी दूर हो जाती हैं क्योंकि जो मिस्टेक आप वहाँ जाके करोगे वो यहीं पे आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। बिल्कुल। ये चीज़। इसके अलावा जो कुछ और ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं लाइक कि हम कोशिश करें क्वेश्चन पेपर पूरा करने की। कई बार क्या होता है जी, ये रहता है कि कोई क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है और हो सकता है दूसरे इतना अच्छे तरीके से नहीं आए, तो कई बार ये स्ट्रेटजी अपना लेते हैं कि जो अच्छे तरीके से आ रहा है उसको हम ढंग से कर दें, दूसरा छोड़ दें हम। तो क्या होता है कि आपको अच्छा आपने लिखा है तो भी आपके 5 या 6 मार्क वो देगा एग्जामिनर है, और उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे तो आपको हाफ एन मार्क या फिर 1 मार्क का इजाफा हो पाएगा। इसके बजाय अगर हम दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 नंबर तो देंगे ही, और आप देखते हैं 1-2 नंबर पे कितना रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, सिलेक्शन निश्चित होता है। तो मुझे लगता है प्रायोरिटी होनी चाहिए हमें क्वेश्चन पेपर पूरा करने की, क्योंकि जब हम इतनी सारी एक्सटेंसिव और क्वालिटी स्टडी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन शायद ही कोई होगा जिसमें हमें बिल्कुल नहीं आता होगा, उसमें कुछ हमें लिख सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमें क्वेश्चन पेपर पूरा करने की। दूसरा, एक रेगुलर प्रैक्टिस हो, भले हम कम लिखें लेकिन रेगुलर लिखें, और जब एग्जाम नज़दीक आए जैसे 2 या 3 महीने बचे फिर हम एक्सटेंसिवली राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और उसके अलावा जो आपने कहा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, हाँ ये मैटर करती है सर, इसको हम ऐसे ही निरंतर तरीके से प्रयास करके दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, टेक्निकल वर्ड का ज़्यादा फर्क पड़ता है या एक नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं उनका ज़्यादा फर्क पड़ता है? इसलिए कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो अपनी जगह पे ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सीपैक का इंडिया विरोध क्यों कर रहा है तो हमें उसमें सॉवरेनिटी वर्ड ही लिखना पड़ेगा। वी कैन नॉट राइट ऑटोनॉमी और वी कैन नॉट राइट अदर वर्ड्स लाइक लिबर्टी, फ्रीडम, जैसे उसमें सॉवरेनिटी ही काम आएगा। तो इस जगह, ऐसी जगह पे जहाँ पे वो शब्द जरूरी है तो हमें उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओके। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे ग्राफ का है या फ्लो चार्ट का है, इसका यूज़ करना कितना लाभकारी रहता है इंटरव्यू मेंस एग्जाम में? जी काफ़ी ज़्यादा जी। तो कभी इस्तेमाल किया जाए ना कि ग्राफ का, मैथ्स का, बिल्कुल सर। जैसे सर उदाहरण में अगर दूँ सर, कि क्वेश्चन अगर आ गया कि इंडिया आसियान रिलेशंस के बीच में इंडिया कैसे उनको, मतलब इंडिया को इम्प्रूव करना चाहिए, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या प्रॉस्पेक्टस है उसके अंदर। तो एक तो सर हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिख दिया पूरा सारे पॉइंट्स इस फ्रंट पे, लेकिन एक हमने इंडिया और आसियान का वो मैप बना दिया तो तुरंत ही हमें पता चल जाएगा नॉर्थ ईस्ट से इंडिया कनेक्टेड है आसियान के साथ में। तो उसके जरिए हम सारा जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है, उन सबको उसके जरिए दिखा सकते हैं। दूसरा सर, एग्जामिनर को ये भी मालूम होगा कि हमारी अप्रोच इंटीग्रेटेड है। IR के क्वेश्चन हम ज्योग्राफी का भी पोर्शन डाल रहे हैं तो हमारी नॉलेज के दायरे का, हमारी क्वालिटी का, सर सबका, और हमारा प्रेजेंटेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी इससे शानदार होता है। हाँ, एक और डाउट ये रहता है, बड़ा अच्छा आपने मुझे बताया। एक और स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हमारा जो व्यू होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए इसको करने का, कि जैसे हम लोग देखते हैं आंसर राइटिंग जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें एंटी गवर्नमेंट होना चाहिए या प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह उसको बैलेंस करें? जी सर, एक तो ये तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उस तरीके से आपको स्टैंड लेना है, लेकिन जनरली पूछा जाए तो सर ये नहीं तो एंटी गवर्नमेंट होना चाहिए नहीं प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए। हमें हमारा बैलेंस्ड व्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से न्यूट्रल, हाँ जी न्यूट्रल कह लीजिए सर, बैलेंस्ड वर्ड ज़्यादा ठीक रहेगा इस जगह पे बोलना, क्योंकि सर जो सर्विसेज है ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, परमानेंट सर्विसेज के अंदर हम जा रहे हैं और हमारे लिए इंडिया मैटर करता है। गवर्नमेंट तो सर टेम्प्रेरी होती है, फॉर्म में आएंगी जाएंगी,
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से हमें अपनी बात रखनी चाहिए सर। बिल्कुल। अच्छा, एक बिगिनिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन रखते हैं मेरे सामने, कई बार मैं देखा इस चीज़ को कि पैराग्राफ बदला कहाँ पर जाए। हालांकि बहुत ही होता है, लेकिन वो एक जनरल क्वेश्चन हुआ होता है कि पैरा शुरू कहाँ पर करें, एंड क्वेश्चन कहाँ पर करें, 200 वर्ड में उसको बांधना है। तो किस चीज़ों का उसमें आपको कुछ लगता है, क्या कुछ सजेशन दे सकते हैं नए बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए? जी सर, पहला तो ये कि पैराग्राफ्स क्वेश्चन के हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया ज़्यादा बेहतर होगा। कि क्वेश्चंस अगर ऐसे आ रखा है कि व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन दिस रिगार्ड और व्हाट शुड यू लाइक टू डू इन दिस रिगार्ड, तो उसमें सीधे पॉइंट वाइज है ये। उसमें पैराग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पैराग्राफ छोटे अच्छे रहते हैं, बड़े पैराग्राफ ज़्यादा अच्छे? छोटे अच्छे रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये अगर हम मान 200 वर्ड का हम लोग एक एग्जाम बात करते हैं तो कितना पैराग्राफ को एक मतलब एक एवरेज, वो तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, लेकिन अगर हम लोग बात करें फिर भी कितना एक एवरेज लेकर चलना है स्टूडेंट को? 3-4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ? जी जी सर, 5-6 पैराग्राफ ठीक है सर। इंट्रो का और कंक्लूजन का तो मस्ट है सर, वो जरूरी है। हाँ जी। इसके बाद मेन बॉडी के अंदर 3 से 4 हो तो ज़्यादा अच्छा है। 3 से 4, ओके। जैसे कि सर, जैसे जितने एरियाज, जितने डायमेंशंस हम कवर करना चाह रहे हैं उस हिसाब से पैराग्राफ बनाना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एग्जामिनर यही सोचेगा ना कि एक पैराग्राफ के अंदर इन्होंने एक बात इंक्लूड की होगी, तो अगर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम कोशिश करें उनको अलग अलग पैराग्राफ में लिखने हैं। ओके। और एक लास्ट सर, इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा सर कि जब कोई भी एस्पिरेंट इस तरीके का क्वेश्चन रखता है तो उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो खुद को एग्जामिनर समझ के चेक करे। कि या तो अपने साथी वाले की कॉपी चेक करे, खुद की कॉपी चेक करे कि अगर वो एग्जामिनर होते तो क्या क्या एरियाज उसे देखते हो। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मैं ऐसे एनालाइज किया करता था कि अगर मुझे कॉपी चेक करने को मौका मिले तो मैं इसमें मुझे क्या अच्छा लगेगा। क्या आपको 100 वर्ड्स का एक ही पैराग्राफ अच्छा लगता है या फिर आपको 30-35 वर्ड्स या 50 वर्ड्स तक का एक पैराग्राफ? तो शॉर्ट हो, स्वीट हो और एक पैराग्राफ में एक बात कहें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा है। अच्छा, प्री के लिए लास्ट में बात करूंगा, प्री के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी बच्चों को क्या बोलना चाहिए? क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है कि हम लोग 30-35 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन। तो उसमें लड़का कंफ्यूज होता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या क्या उस बारे में कहेंगे? आपका क्या विचार? जी सर, जो मैंने 2 बार प्रीलिम्स दिया है और अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी सर वो ये, एक तो एनालिसिस किया था क्या ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं सभी के साथ है। और सर ये सभी के साथ होता है कि 40 क्वेश्चंस तक या 35 जैसा आप कह रहे हैं वहाँ तो सबको आता है सर। उसके बाद 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी को नहीं आते या फिर ज़्यादा ही एक्स्ट्रोवर्ट आपने काम किया है। अब सर जो 30 या 40 क्वेश्चन है वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उनकी ही टेक्निक्स हमें डेवलप करनी है प्रैक्टिस के जरिए। उसके टेस्ट सीरीज, जी उसके टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करते हैं या फिर दूसरे जो भी अपना अपना तरीका है सर एवेल्युएट करने का खुद की स्ट्रेटेजी को। उसमें सर ये काम आता है जैसे कि आपने एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, वो आपको आप श्योर हो उस चीज़ पे, जिसपे बिल्कुल श्योर नहीं तो उसको तो मुझे छूना ही नहीं है। 4 ऑप्शन में सर कुछ नहीं आता है तो फिर तो वो बिल्कुल अंधेरे में कार्य करना जैसे होगा, वो ठीक नहीं रहेगा जी। तो दूसरा फिर सर एक क्वेश्चन आपने एलिमिनेट कर दिया तो उसको अगर आपकी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट की जो संख्या है काफ़ी कम रह रही है तो आपको फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। दूसरा सर, अगर ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए हो कि जहां आपको 2 आपने एलिमिनेट कर दिए हैं या फिर 2 ही आते हैं तो सर 50-50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है, फिर तो करना ही पड़ेगा सर वो। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं सर जिनके आधार पर ये निष्कर्ष निकला है कि अगर आप 50% प्रोबेबिलिटी में करते हो तो सर मान के चलिए 4 क्वेश्चन आपने किए ऐसे, 2 सही चले गए 2 गलत चले गए तो भी आप पॉजिटिव हो। इवन आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं 1 सही कर रहे हो तो भी आप कुछ पॉइंट में आपको बेनिफिट होने वाला है। और सर पॉइंट का ही खेल है इसके अंदर। यानी कि 100 क्वेश्चन है, अगर 80 का हम लोग स्टेज बना के चलें कि 80 अटैम्प्ट करें तो उनमें से अगर 20-25 से गलत हो जाए तो बैलेंस आ जाएगा। हाँ जी सर, करना ही पड़ेगा सर, करना ही। अगर हम बिल्कुल ऐसे सेफ लेके चलेंगे कि नहीं सारे ही आने चाहिए तो सर 40-50 से आगे नहीं पहुँच पाएंगे। बिल्कुल। तो यानी कि रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ जी सर, रिस्क लेना पड़ेगा। और सर रिस्क, और ये रिस्क सर जब ज़्यादा मतलब आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में यही समस्या आ रही है कि 40-50 आते हैं, 20-30 के अंदर हमें वही रिस्क वाली बात लेनी पड़ेगी। इसमें फिर जो प्रोबेबिलिटी वाला फंडा है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अंदर से एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि पूरा हॉल ऑफ जो हम एग्ज़ाम को इसको देखते हैं तो किन बातों का, अगर हम प्री मेंस इंटरव्यू सभी को लेकर कंबाइन की बात करें
तो क्या मेन बिंदु कुछ बहुत सीमित वर्ड में कि जिससे कोई भी स्टूडेंट को समझे कि हाँ भाई क्या करना क्या नहीं करना, एक बिगिनिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बात हो, जो पहले भी कई बार परीक्षा दे चुके हों, लगातार असफल हो रहे हों, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? आपके अपने नजरिए क्या बोलता है? पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि पेशेंस वाली चीज़ हमें रखना पड़ेगा, पेशेंस जी। पहली। दूसरा चीज़ है सर कि सेल्फ बिलीव इतना इम्पोर्टेंट है सर कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर सर हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो यूपीएससी सरकार हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेगी? इस जगह पे जाना चाह रहे हैं तो सेल्फ बिलीव मस्ट है सर इसके अंदर। तीसरा मैं इसके अंदर बोलना चाहूँगा सर कि हमें थोड़ा सा ओपन भी रहना पड़ेगा। जब भी जैसे यूपीएससी के भले चाहे ट्रेंड में बदलाव आ रहा हो या फिर हमें कहीं से भी चीज़ें मिल रही है, उन्हें हमें खुले मन से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी नई चीज़ कहीं से सीखने को मिल रही है, ऐसा भाव नहीं लेके आना है कि हम अपने आप में परिपूर्ण है या कंप्लीट है। ये सर कई बार होता है। चौथा सर जो अटेम्प्ट जिन्होंने या तो फ्रेशर्स हैं या फिर अटेम्प्ट ज़्यादा दे चुके हैं, उन्हें बस यही चीज़ सोचनी है सर। मैं हर जगह भी कहता हूँ और अपने आप को मोटिवेट करता था कि यूपीएससी की एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन और 21 साल है। आपके अंदर मैच्योरिटी तब भी आ सकती है, वो फ्रेशर्स के लिए मोटिवेट करने वाला पॉइंट है। जो काफ़ी अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए ये सोचना है कि भाई कहीं ना कहीं कमी रह रही है, उन्हें दुरुस्त करना है।